हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर ASR और आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दरमियाँ कहानी का एपिसोड नंबर 6। चलिए, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कहानी को शुरू करते हैं। ये रात ऐसे ही गुजर रही होती है। इधर हमें रायचंद मेंशन दिखाया जाता है। अंशिका अपने कमरे में होती है और अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। अब रात के तकरीबन 11 बज रहे होते हैं। सब लोग सो चुके होते हैं। अंशिका अपने लैपटॉप और अपनी फाइल्स को बंद करती है और सोने के लिए जा रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी खिड़की पर कोई है। तो उसे किसी का शैडो नज़र आता है। एक्चुअली अंशिका का रूम 2nd फ्लोर पर होता है। वो ये देखने के लिए बालकनी की तरफ जा रही होती है कि तभी एक इंसान जिसने खुद को पूरे ब्लैक कलर के कपड़ों में कवर किया होता है, उसकी सिर्फ आँखें और उसके हाथ नज़र आ रहे होते हैं। वो अंशिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ और उसकी आंखें कवर नहीं थी, जैसे कि उसने जानबूझकर अपने हाथों को कवर ना किया हो। और हैरानी की बात यह भी थी कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, ना चाकू ना गन, कुछ भी नहीं। जब अंशिका उस इंसान को देखती है तो वो समझ जाती है कि अब उसके दुश्मनों ने इस इंसान को भेजा है उसे मारने के लिए। जब अंशिका उस इंसान की आंखों में देखती है तो वो इंसान खा जाने वाली नज़रों से अंशिका को देख रहा होता है, जैसे कि वो कह रहा हो, तुझे मारने के लिए मुझे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुझे हल्का सा छू भी लिया ना तो तेरी अपनी एलर्जी ही तेरी जान ले लेगी। तो मैं तुझे मारकर अपने हाथ गंदे क्यों करूं? अंशिका भी उस इंसान को गुस्से से घूर के देखती है। उसके फेस पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। वो बिल्कुल बेखौफ थी। वो होता है ना कि आप एक इंसान को एक हद तक ही डरा सकते हो। उसने पहले अपने पापा की मौत देखी होती है, फिर बचपन से उस पर भी जानलेवा हमले हुए होते हैं। वो बचपन से ये सब देखते हुए आ रही होती है। तो अंशिका के अंदर का जो डर होता है ना, वो मर चुका होता है। उसके अंदर की मासूमियत, वो काइंडनेस, उसके साथ साथ उसका डर भी मर चुका होता है। अब अंशिका का पेशेंस लेवल भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है। वो होता है ना कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब मुझे जानना है कि आज तो मैं ये जानकर रहूँगी कि तुम्हें किसने भेजा है, कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है। अंशिका उस इंसान को गुस्से से घूर ही रही होती है कि वो इंसान अंशिका की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। अंशिका झुक जाती है और उस इंसान का जो गुस्सा होता है वो उसे नहीं लगता। वो इंसान फिर आता है अंशिका को मारने के लिए। अब अंशिका भी फाइट बैक करती है। अब उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। और क्या मारती है हमारी अंशिका उस इंसान को भाई, मतलब धो डालती है उसे। इन दोनों की फाइट अप्रॉक्स 10 मिनट चलती है और इन 10 मिनट में अंशिका उस इंसान को इतना मारती है कि वो इंसान बेहोश हो जाता है। मतलब पूरा धो देती है भाई उसको। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है। अंशिका उस इंसान को मार मार कर बेहोश तो कर देती है, लेकिन इस बीच काफ़ी बार अंशिका ने उस इंसान को छू लिया होता है और उस इंसान ने भी अंशिका को छू लिया होता है। तो अंशिका की जो एलर्जी होती है वो शुरू हो जाती है। अंशिका की एलर्जी तो तभी शुरू हो जाती है जब वो इंसान अंशिका को छू रहा होता है। लेकिन अंशिका उस पर ध्यान ना देकर उस इंसान को मारे जा रही होती है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में होती है। क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर ये जानना होता है कि उस इंसान को किसने भेजा है, कौन है जो अंशिका को मारना चाहता है। जैसे ही वो इंसान बेहोश हो जाता है, अंशिका रुक जाती है। अब अंशिका का ध्यान उसकी एलर्जी पर जाता है। उसकी बॉडी पर रैशेज होने शुरू हो जाते हैं। उसकी एलर्जी काफ़ी फैल चुकी होती है, क्योंकि उन्हें फ़ाइट करते हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके होते हैं। उसकी बॉडी पर रेड ब्लू कलर के रैशेज़ आते हैं, जैसे पॉइज़न फैल रहा हो ऐसे रैशेज़ आ रहे होते हैं। और उसकी आँखें सुर्ख लाल हो चुकी होती हैं। उसकी आँखों से पानी निकल रहा होता है। तभी वो अपने कब्र की तरफ जाने लगती है ताकि जो एंटीडोट है वो उसे ले सके। लेकिन तभी उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। कि तभी अंशिका के रूम का डोर जो होता है वो ओपन होता है और सभी लोग भाग कर अंदर आते हैं। एक्चुअली जब अंशिका और वो इंसान आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं ना, तो शोर की वजह से ना सबकी नींद जो होती है वो टूट जाती है और सभी लोग होते हैं वो अंशिका के रूम की तरफ भाग कर आते हैं। सभी लोग दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन जब अंशिका दरवाज़ा नहीं खोलती तो अवनी जो होती है वो गार्ड्स को बुलाती है। जब गार्ड्स आते हैं तो अवनी उन्हें दरवाज़ा तोड़ने को कहती है। गार्ड्स जो होते हैं वो दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर आ जाते हैं। अवनी भी उनके साथ जल्दी से अंदर आती है। गार्ड्स उस बेहोश इंसान के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और अपने साथ बाहर ले जाते हैं। अवनी भागकर अंशिका के पास जाती है। अंशिका को पैनिक अटैक आए थे। उसकी आंखें जो थी वो लाल हो चुकी थी। अवनी जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स लगाती है और अंशिका के पास जाती है। अंशिका की एलर्जी काफ़ी फैल चुकी थी
उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। तो अवनी जो होती है वो काफ़ी घबरा जाती है और वो जल्दी से वार्डरोब के पास जाती है, एक इंजेक्शन लाती है और अंशिका को लगा देती है। अंशिका की आंखें गहरी सुर्ख लाल हो चुकी थी, उसकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था और उसे सांस नहीं आ रही थी, उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। अवनी ने ग्लव्स पहने हुए थे तो वो अंशिका को छूती है। वो टी शर्ट के ऊपर से ही अंशिका की जो चेस्ट होती है उसे हल्का सा रब कर रही होती है और अंशिका से कह रही होती है, टेक अ डीप ब्रेथ ब्रो, लंबी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो ब्रो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है, गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ। धीरे धीरे अंशिका की आंखें बंद हो जाती हैं। अवनी उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो अकेले उसे उठा नहीं पाती। हमारी अवनी बेचारी नाजुक सी, मतलब इतनी नाजुक नहीं है वो, उसे भी अच्छी खासी फाइट आती है, लेकिन हमारी अंशिका वो फुल ऑन डैडी फिगर है भाई। उसकी हाइट अवनी से काफ़ी लंबी है और उसका वेट वो भी अवनी से काफ़ी ज़्यादा है और उसकी बॉडी शॉडी भी काफ़ी अच्छी है, तो वो उसे नहीं उठा पाती। अवनी मन ही मन में कहती है, भाई कौन सी चक्की का आटा खाते हो। तो वो अपने पापा से कहती है, डैड हेल्प मी ना, भाई को उठाने में मेरी मदद करो ना प्लीज़। तो अंशिका के चाचा आते हैं, उन्होंने भी ग्लव्स पहने हुए थे, तो अवनी के साथ मिलकर अंशिका को उठाते हैं और बेड पर लेटा देते हैं। सब लोग वहीं थे अंशिका के रूम में और सब लोग अंशिका को लेकर काफ़ी टेंशन में थे। तकरीबन 1 घंटे बाद अंशिका थोड़ी नॉर्मल होती है, अब उसे बेटर लग रहा होता है। उसकी बॉडी पर जो रैशेज आए होते हैं वो धीरे धीरे जा रहे होते हैं, पहले से काफ़ी कम हो चुके होते हैं। ये देखकर सब लंबी सांस लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तभी अवनी सभी से कहती है, अभी भाई ठीक है और सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप सब लोग भी जाइए और अपने अपने रूम में आराम कर लीजिए, मैं यहीं रुकती हूँ भाई के पास। तभी अंशिका की मॉम कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपनी बच्ची के पास ही रुकूँगी। तो अवनी कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है बड़ी माँ, आप भी जाइए अपने कमरे में और थोड़ा आराम कर लीजिए, भाई अब ठीक है और सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अवनी नहीं चाहती थी कि कोई भी अंशिका के पास रुके, क्योंकि वो जानती थी कि अंशिका का जो भी कोई दुश्मन है उसके परिवार वालों में से कोई है, इनमें से ही कोई एक है जो अंशिका को मारना चाहता है। भले ही वो अंशिका की मॉम थी, लेकिन इस टाइम अवनी के लिए अंशिका से ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं था। और जब बात अंशिका की आती है तो ईशान और अवनी किसी पर यकीन नहीं करते, अपने खुद के मॉम डैड पर भी नहीं, क्योंकि उन दोनों ने बचपन से देखा होता है कि कितनी बार अंशिका मरते मरते बची होती है। तभी अवनी अंशिका की मॉम की ज़्यादा ज़िद करने पर उन्हें छोड़कर बाकी सभी को उनके अपने अपने कमरों में भेज देती है और वो सभी चले भी जाते हैं। अब अंशिका के रूम में अंशिका के अलावा अवनी और अंशिका की मॉम थे, वो दोनों सोफे पर बैठे होते हैं और अंशिका को देख रहे होते हैं। अंशिका जो है वो बेड पर सो रही थी क्योंकि उसे इंजेक्शन का नशा था। अब ऐसे ही ये रात बीत जाती है और सुबह होती है, सुबह के 8 बज रहे होते हैं। नीचे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन सभी के चेहरों पर अंशिका को लेकर जो फिक्र थी वो साफ साफ नजर आ रही थी। सभी लोग काफ़ी परेशान थे, तो ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था कि इनमें से कौन है जो अंशिका का दुश्मन है, जो उसे जान से मारना चाहता है। अवनी भी सबके साथ टेबल पर बैठी होती है और सभी को देख रही होती है और अपने मन में यही सोच रही होती है कि कौन है इनमें से जो भाई की जान लेना चाहता है। ये सभी तो उसके अपने हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, तो कोई कैसे हो सकता है, कोई कैसे इनमें से भाई को मारने की कोशिश कर सकता है। इस तरफ अंशिका अभी भी अपने कमरे में सो रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूटती है तो वो टाइम देखती है, सुबह के 8 बज रहे होते हैं। वो उठती है, फ्रेश होकर तैयार होती है। आज उसने फुली ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहना होता है और वो बहुत जहर लग रही होती है, मतलब कुछ भी पहन ले बंदी का जवाब नहीं है। और ब्लैक कलर, जब अंशिका ब्लैक कलर पहनती है ना तो ऐसा लगता है जैसे बस उसी के लिए बना है। वो तैयार होती है और अपने उसी बॉसी एटीट्यूड में नीचे आती, और जब वो नीचे आ रही होती है तो क्या लग रही होती है भाई, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई कहीं का कोई राजा महाराजा ना, उसकी एंट्री हो रही हो। तो अंशिका की मॉम उसे देखती हैं और कहती हैं, कहाँ जा रहे हो अंश। तो अंशिका कहती है, ये कैसा सवाल है मॉम, ऑफ कोर्स मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, पूरा दिन अपने रूम में आराम करोगे। तो अंशिका कहती है, बट वाई मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं रुक सकती। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। पीछे से अवनी की आवाज़ आती है, ब्रो नाश्ता तो कर लो, एक साथ चलते हैं ना।
अंशिका उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अंशिका की माँ कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी किसी की बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद अवनी भी अंशिका के पीछे पीछे ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि अंशिका अभी तक ऑफिस नहीं आई है। तो अवनी अंशिका को कॉल करती है। अंशिका फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ बोलो अवनी। तो अवनी कहती है ब्रो कहाँ हो आप और अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। अंशिका की आवाज़ आती है आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। और ऐसा ही होता है। ठीक 5 मिनट बाद अंशिका की गाड़ी वहाँ आती है। अंशिका गाड़ी से उतरती है और ऑफिस के अंदर चली जाती है। अवनी भी उससे कुछ नहीं कहती, वो भी अपने केबिन की ओर जाती है और अपने काम में लग जाती है। अंशिका अपने केबिन में आती है, वो बहुत गुस्से में होती है। वो अपनी चेयर पर बैठती है, अपनी आंखें बंद करती है और कुछ सोचने लग जाती है। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। अंशिका गाड़ी में बैठी थी और वो किसी को कॉल करती है, तो सामने से कोई आदमी फ़ोन उठाता है और अंशिका उससे पूछती है, उसने मुंह खोला अपना। तो वो आदमी कहता है नो बॉस, अभी तक उसने अपना मुंह नहीं खोला। अंशिका उस कॉल को कट कर देती है। फिर वो किसी दूसरे आदमी को कॉल करती है और दूसरी तरफ से भी एक आदमी फ़ोन उठाता है। अंशिका पूछती है क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो आदमी कहता है बॉस, ये आदमी कल सुबह ही जेल से छूटा है और इस पर इसकी वाइफ के मर्डर केस है और ये समझ नहीं आ रहा ये जेल से छूट कैसे गया और फिर रात को ये आप पर हमला करने आ गया। अंशिका कहती है और कोई इन्फॉर्मेशन। तो वो आदमी कहता है नो बॉस, अभी तक और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अंशिका कहती है ठीक है, तो ये पता करो कि इसे जेल से किसने निकलवाया। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद अंशिका ऑफिस ना जाकर उसी जगह जाती है जहाँ पर अंशिका के आदमियों ने उसी आदमी को पकड़ रखा होता है जिसने रात में अंशिका पर हमला किया होता है। अंशिका उसके सामने जाती है और एक चेयर पर बैठ जाती है। अंशिका ना बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस आदमी के सामने बैठी थी, मतलब उसका ना और ही अलग था। वो होता है ना कि अंशिका का ये था कि जीना है तो ऐसे जियो कि या तो तुम ही राजा हो या फिर जो कोई भी राजा हो, देख लेंगे। उसका ये वाला एटीट्यूड था। वो उस आदमी के सर पे गन पॉइंट करती है और कहती है वक्त बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। वो आदमी एक क्रीप सी स्माइल देता है और कहता है मौत का डर उससे होता है जिसे ज़िंदगी से प्यार हो, और तुम मुझे क्या मारोगी। हाँ, मैं तो खुद थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। तुम अपनी फ़िक्र करो मिस अंशिका रायचंद, क्योंकि तुम्हारे जो दुश्मन है ना वो शैतान है, शैतान। देखा नहीं था तुम्हारे बाप को कैसे मारा था। जब अंशिका ये बात सुनती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो आदमी अब भी वही क्रीप सी स्माइल दे रहा होता है। अंशिका उसे घूर के देख ही रही होती है कि इससे पहले कि उस आदमी ने थोड़ी देर पहले उससे जो कहा था वो उसे समझ पाती, उस आदमी के मुंह से ना झाग निकलने लग जाता है। उस आदमी के जो लिप्स थे ना वो हल्के नीले हो गए थे, जैसे उसे किसी ने जहर दिया हो। अंशिका अपने आदमियों से कहती है कॉल द डॉक्टर। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और उस आदमी को चेक करता है। तो डॉक्टर कहता है सॉरी सर, इन्हें ना स्लो पॉइज़न दिया गया है और काफ़ी टाइम हो चुका है, अब ये नहीं बच पाएंगे। अंशिका उस आदमी को देखती है जो अब कुछ ही देर में मरने वाला था। इससे भी उसे कुछ पता नहीं चल पाया था। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अब वो ऑफिस में थी और अपने केबिन में बैठी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। अब शाम के 4 बज रहे होते हैं। मुंबई एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ईशान एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होता है और अपनी कार का वेट कर रहा होता है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आती है। ईशान उस कॉल को उठाता है और कहता है हाँ बोलो डेज़ी, क्या हुआ है। तो डेज़ी कहती है हेलो सर, क्या आप ऑफिस में आ सकते हैं, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है और अंश सर भी ऑफिस में नहीं है, तो क्या आप ऑफिस आ सकते हैं। तो अंश कहता है क्या प्रॉब्लम हो गई है डेज़ी। तो डेज़ी कहती है एक्चुअली सर वो
मेहता वाला जो प्रोजेक्ट था ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है और बॉस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर गए हैं, तो आपकी ज़रूरत है हमें। तो ईशान कहता है ओके, मैं थोड़ी देर में ऑफिस आ रहा हूँ। ये बोलकर ईशान कॉल कट कर देता है। इतने में उसकी गाड़ी आ चुकी थी। वो गाड़ी में बैठता है और ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। ईशान थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाता है। वो ऑफिस में आता है और सीधा अपने केबिन में चला जाता है और मेहता प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें चेक कर रहा होता है और थोड़ी देर में जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर देता है। फिर उसे याद आता है कि उसने मुंबई आने से पहले स्वरा से क्या प्रॉमिस किया था। वो अपनी पीए डेज़ी को बुलाता है और कहता है, वो सीधा स्वरा का नाम नहीं लेता, वो उसे इंदौर ब्रांच के 5-6 एम्प्लॉयज़ का नाम देता है और कहता है काम करो डेज़ी, इन सब का ट्रांसफ़र ना इंदौर ब्रांच से मुंबई ब्रांच में कर दो, ओके। और हाँ, सबसे पहले तुम्हें यही काम करना है, ओके। आज शाम तक इन सबको ट्रांसफ़र लेटर जो है वो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। डेज़ी कहती है ओके सर। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ईशान हल्की सी स्माइल करता है और वहाँ से उठकर अंशिका के केबिन की ओर आ जाता है। वो अंशिका के केबिन में आता है तो अंशिका वहाँ नहीं होती। एक्चुअली वो एक मीटिंग के लिए बाहर गई होती है। अवनी अंशिका के केबिन में बैठी थी और वो किसी गहरी सोच में खोई होती है। तभी ईशान अवनी के आगे चुटकी बजाता है और कहता है हेलो, कहाँ खोई हो? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। अवनी अपने होश में आती है और कहती है ईशान, तुम कब आए? तो ईशान कहता है मैं अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ, लेकिन तुम किन ख्यालों में खोई हुई थी? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और कब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई कब तक आएंगे। तो अवनी कहती है मैंने अभी उन्हें कॉल किया था, वो बस आते ही होंगे, उनकी जो मीटिंग है वो ख़त्म हो गई है। तो ईशान कहता है ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? आर यू ओके? तुम ठीक तो हो अवनी? तो अवनी उसे सब कुछ बताती है जो रात को हुआ था, और जब ईशान ये सब सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। ईशान घबराते हुए कहता है क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? भाई कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? तो अवनी कहती है हाँ अब वो ठीक है, लेकिन जब रात मैंने भाई को उस हालत में देखा ना ईशान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरी क्या हालत थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। भाई की हालत बहुत ख़राब हो गई थी ईशान। हमें भाई से बात करनी होगी ईशान, हमें उन्हें मनाना होगा कि वो शादी कर लें। तो ईशान कहता है व्हाट? शादी? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो अवनी? यहाँ पे भाई गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं और तुम सीधा शादी पे पहुँच गई हो। तो अवनी कहती है ओके ठीक है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं भाई को दोबारा उस हालत में नहीं देख सकती ईशान। मुझे पता है मैंने कल कितनी मुश्किल से भाई को संभाला है। अगर उनकी एलर्जी ठीक करने का यही एक रास्ता है तो क्यों नहीं? तुम्हें नहीं लगता हमें भाई से बात करनी चाहिए? तो ईशान कहता है तुम ठीक कह रही हो अवनी, लेकिन प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होता। हम इस चीज़ के लिए भाई को फोर्स नहीं कर सकते। ये सब तभी होगा जब भाई खुद चाहेंगे, जब उनका दिल इस चीज़ के लिए राज़ी होगा। तो अवनी चुप हो जाती है, क्योंकि ईशान बात तो ठीक कह रहा था, प्यार कभी भी किसी के फोर्स करने पर नहीं होता। तो फिर अवनी कहती है तो फिर अब हम क्या करें? ईशान कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है भाई कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफ है। हमें सिक्योरिटी को और भी टाइट करना होगा और पहले से ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, और भाई के करीब गलती से भी किसी को भी नहीं आने देना है। तो अवनी कहती है ओके। तभी वहाँ पर अंशिका आ जाती है। ईशान भागकर अंशिका के पास जाता है और पूछता है आप ठीक हो ना भाई? तो अंशिका कहती है या आई एम फाइन, मुझे क्या हुआ है? तो अंशिका ईशान से पूछती है और तुम कब आए? तो ईशान कहता है अभी बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ भाई, और वो अवनी ने मुझे बताया कल रात को क्या क्या हुआ। वैसे कुछ पता चला? तो अंशिका कहती है नहीं, वही हमेशा की तरह, कुछ पता नहीं चला। इतना बोलकर वो एक गहरी सांस लेती है।
सो ये ऑफिस टाइम ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और ये तीनों घर चले जाते हैं। सो गाइस, आज की कहानी यहीं तक। आगे जानने के लिए देखते रहिए तेरे मेरे दरमियाँ।